नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकलकर आ रही है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल को 7वां सम्मन भेजा है ईडी ने। केजरीवाल को 7वीं बार यह सम्मन भेजा गया है। जानकारी बड़ी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुला लिया है। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तलब किया है, सम्मन किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी। अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन 7वीं बार सामने आ रही खबर के अनुसार मिल गया। ईडी ने सोमवार को पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुला भी लिया है। लगातार ईडी और अरविंद केजरीवाल को लेकर 6 सम्मन जारी हो चुके हैं, जिसमें से कई सम्मन पर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे, कई सम्मनों पर सवाल खड़े हुए। लेकिन इन सब के बीच ईडी भी राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची और कोर्ट के बाद अब ईडी का 7वां सम्मन भेज दिया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। अब दिलचस्प होगा कि क्या सोमवार को अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे इस सम्मन का जवाब पर। अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? इससे पहले आम आदमी पार्टी के 3 नेता इस वक्त ईडी के रिमांड पर इस वक्त भी जेल में ही हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये वो नाम हैं जो इस वक्त भी लगातार उन पर भी ईडी का ही सम्मन और सम्मन के बाद गिरफ्तारी की तलवार। और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल को फिर से सम्मन भेजा गया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल पर सीबीआई के छापेमारी। दिल्ली में सत्यपाल मलिक के घर पर छापेमारी हुई है। पूर्व राज्यपाल आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर सीबीआई का छापा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सत्यपाल मलिक के घर पर छापेमारी की गई है सीबीआई द्वारा। दरअसल क्यू हाइड्रा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गुरुवार सुबह पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास और दफ्तर की तलाशी ली है। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 30 ठिकानों पर छापा डाला है। यह मामला किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर प्रस्तावित कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2019 में 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट देने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। 2019 का मामला, 2200 करोड़ रुपए से सिविल वर्क के कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत यह छापा मारा गया है। 30 ठिकानों पर जम्मू कश्मीर में भी छापा पड़ा है। आपको बता दें, सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि उन्हें राज्य का गवर्नर रहते परियोजनाओं से संबंधित 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इससे पहले साफ तौर पर अब अलग मामले में सत्यपाल मलिक पर कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर सीबीआई का यह छापा। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और इससे पहले सत्यपाल मलिक के पूर्व प्रेस सचिव के यहां पर भी रेड पड़ चुकी है। सीबीआई ने इसी केस में उन पर भी रेड कर चुके हैं, यानी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्वालियर के नवगात आईजी अरविंद सक्सेना ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अपने कार्यकाल के दौरान कई जिलों के एसपी भी रह चुके हैं अरविंद सक्सेना। ग्वालियर, चंबल, अंचल के अपराधों के साथ ही यहां के राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह से वो वाकिफ है। ग्वालियर के रेत माफिया हो, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफिया या हार्डकोर क्रिमिनल, सबके खिलाफ एक्शन लेना अरविंद सक्सेना के लिए बड़ी चुनौती होगा। अरविंद सक्सेना का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दबाव का असर उन पर नहीं पड़ने वाला और हमारा लक्ष्य जनता के लिए भयमुक्त वातावरण निर्मित करना है। वहीं ग्वालियर महानगर की ट्रैफिक समस्या को लेकर उनका कहना है कि इस पर जल्द ही पॉइंट्स निश्चित कर समीक्षा की जाएगी और जनता को निश्चित तौर पर राहत दिलाने को लेकर काम किया जाएगा। ग्वालियर चंबल इलाका जहाँ पर अपराध करने को एक शौक समझा जाता है, एक दमदारी वाली बात समझी जाती है। देखिए, सबसे पहले जो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ के जो क्राइम पैटर्न है उसका असेसमेंट करना, और क्राइम पैटर्न का असेसमेंट करने के बाद ही फिर जो है एक्शन प्लान बनाया जाता है कि किस प्रकार से
जो क्राइम हो रहे हैं उनको क्वेल करना, यानी उसको समाप्त करना। तो निश्चित रूप से जो अभी विगत 3 वर्षों का जो मेरा रिकॉर्ड है उसका पूरे चारों जिलों का अध्ययन करूंगा, और विशेषकर ग्वालियर मुख्यालय है इसका मतलब अध्ययन जो है शुरू में करूंगा मैं। और उसके बाद मैं एक कार्य योजना बनाऊंगा जहां मैं ये समझता हूं कि ऐसे अपराध जो समाज को हैवीली प्रभावित कर रहे हैं, जिन पे अंकुश तुरंत लगना चाहिए, तो नेचुरली वो प्रायोरिटी रहेगी। वहीं माइनिंग माफिया यहाँ पर काफ़ी सक्रिय है, तमाम सारे पुलिस वालों की जान भी यहाँ पर गई है, यहाँ तक कि आईपीएस को उन्होंने नहीं छोड़ा। उस पर किस तरह से लगाम पड़ेगी? देखिए, जहाँ तक माइनिंग के अगेंस्ट, खासकर जो इलीगल माइनिंग है उसके अगेंस्ट कार्रवाई का प्रश्न है, तो उसमें जो टीम बनाकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ रहते हैं, जो माइनिंग अफसर, उसके अलावा जो पुलिस की नेचुरल एक हेल्प उनको लगती ही है। और जहाँ जहाँ ऐसे इलीगल माइनिंग के विषय आते हैं प्रकाश में, और उसमें एक्शन की मतलब जो की जाती है एक्सपेक्टेशंस, तो वहाँ पूरे किए जाएंगे पुलिस प्रोवाइड करके, और स्ट्रांग एक्शन लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं कहीं। वहीं देखने को ये भी आया है कि जो तमाम सारे पट्टे की भूमि है या सरकारी भूमि है, शासकीय भूमि है, उस पर भूमाफियाओं का कब्जा है, तमाम सारी टाउनशिप का निर्माण हो रहा है। उससे लेकर क्या प्लान रहेगा? चूँकि आपको बता दें कि यहाँ पर राजनीतिक रसूख इन भूमाफियाओं पर उनके ऊपर है, तो इसके चलते जो है कार्रवाई में कई बार ये रोड़े अटकाता है। देखिए, इसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहती है, जहाँ तक जो लैंड मेजरमेंट है, इसके अलावा जो बाउंड्री संबंधी विवाद हैं, जहाँ भी एक टीम वर्क के साथ उनको हेल्प लगेगी तो उसमें पूरी हेल्प की जाएगी उनकी। और जहाँ तक इलीगलिटी का सवाल है, तो इसमें मेरा ये मानना है कि कोई कितना भी रसूखदार हो, तो इलीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं शहर की, तमाम सारे शहरों की सबसे बड़ी समस्या है यातायात। यातायात को लेकर क्या प्लान है? यातायात के विषय में मैं यहाँ के जो ट्रैफिक पैटर्न का अध्ययन करूँगा, और उसमें सबसे पहला मेरा एम्फेसिस ये रहेगा कि मैं एक ये आकलन करूँ कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो पर्टिकुलर एरिया के ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और कैसे उन जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, या जो जहाँ जिस समस्या पैदा करने वाले तत्व हैं मतलब ट्रैफिक में, उनका हमें एक ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालें कि वहाँ का जो ट्रैफिक कंजेशन है वो कम हो सके। कई बार उसमें ये भी होता है कि बहुत से व्हीकल्स की जो है वो पार्किंग जो है प्रॉपर नहीं हो पाती। कई बार ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा व्हीकुलर मूवमेंट हो जाता है, जितना मतलब रोड की मतलब पूरी वही नहीं है कैपेसिटी उसको संभालने की। तो इन सारे एस्पेक्टों को देखकर जो है फिर हम लोग उसका स्टडी करके इसमें एक मुफीद प्लान बनाएंगे। ग्वालियर चंबल इलाका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर सेंटर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर से बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, नेता सब आते हैं। पुलिस की कार्यशैली में कई बार व्यवधान भी डालते हैं ये लोग, और राजनीतिक रसूख जो है यहाँ पर पुलिस की तमाम सारी कार्रवाई में इससे पहले नज़र आया है कि किस तरह से जो है ये लोग। वीआईपीज़ की सिक्योरिटी है वो एक एस्पेक्ट होता है पुलिसिंग का, तो नेचुरली उसको जो है प्रायोरिटी पे किया जाता है। और इसके अलावा जहाँ तक आपने बताया कि ये हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वीआईपी मूवमेंट्स के समय हम इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं जो आम जनता को ज्ञात रहे। तो मैंने देखा उससे प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होते। अगर अल्टरनेट व्यवस्था को हम पहले डिक्लेयर कर दें तो उसमें नेचुरली लोगों को ऑप्शंस रहते हैं कि अगर वीआईपी मूवमेंट जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से कई बार मतलब जो है रोड्सों को रोका जाता है कुछ समय के लिए, तो अगर वो पर्टिकुलर या ब्लॉक रहेगा तो क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो उसका अगर डिक्लेरेशन पहले हो जाएगा तो नेचुरली फिर कंजेशंस की दिक्कत नहीं आती है। तो परेशानी तो तमाम सारी हैं, लेकिन अभी जो है अभी समझ रहे हैं, अभी देख रहे हैं। लेकिन हालांकि ये ज़रूर विश्वास दिला रहे हैं कि किसी भी तरह का राजनीतिक रसूख यहाँ पर माफियाओं के ऊपर काम नहीं करेगा। और अरविंद सक्सेना जी का साफ तौर पर ये कहना है, हालांकि जब ग्वालियर चंबल संभाग से अनजान नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पर रह चुके हैं, तो अब देखना ये है किस तरह से ये यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को खासतौर पर अपराध पर नियंत्रण कर पाते हैं। कैमरामैन रोहित परिहार के साथ मैं संजय शर्मा, TV27 न्यूज़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 60 साल के हो गए हैं। जन्मदिन पर सीएम साय को कई दिग्गज नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाई भी दी है। लेकिन सरपंच से सीएम बनने का सफर कैसा रहा, अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
विष्णुदेव साय का सरपंच से सीएम बनने तक का सफर आज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच से सीएम बनने तक का विष्णुदेव का सफर काफी रोचक और प्रेरणाकारी है। 21 फरवरी 1964 को छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के बगिया में जन्म लेने वाले विष्णुदेव साय की पारिवारिक पृष्ठभूमि एक राजनीतिक परिवार से रही। साय मूलतः किसान परिवार से हैं। इनके बड़े पिताजी नरिहर प्रसाद साय स्वर्गीय केदारनाथ साय विधायक और सांसद रहे। बता दें कि विष्णुदेव साय के दादा बुद्धनाथ साय भी 1947 से 1952 तक विधायक रहे। विष्णुदेव साय 1990 में ग्राम पंचायत बगिया के निर्विरोध चुने गए। इसी साल पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के तपकारा विधानसभा के विधायक बने। 1990 से 1998 तक 2 बार उन्होंने तपकारा विधानसभा से विधायक के रूप में निर्वाचित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया। 1999 में 13वीं लोकसभा, 2004 में 14वीं लोकसभा, 2009 में 15वीं लोकसभा और 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सांसद चुने गए। साल 2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात खान श्रम रोजगार मंत्रालय का भी प्रभार प्राप्त हुआ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के शुभकामना के लिए। और आज हमारा सौभाग्य है कि सभी बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी फ़ोन करके आशीर्वाद दिए हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी भी दिए हैं, गृह मंत्री जी भी दिए हैं और सभी वरिष्ठ जन का आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से हमको ताकत मिलेगी और जो लक्ष्य अपना है उसको प्राप्त करने में मनोबल अपना बढ़ेगा। सीएम साय ने अपनी प्रत्येक भूमिका के साथ न्याय किया है। सीएम विष्णुदेव साय आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। वैसे आदिवासी कहते ही हमारे मन में एक ऐसी आकृति बनती है जिससे सहजता, सरलता और उदारता का बोध होता है। प्रकृति के निकट हमारे आदिवासी भाई बहनों के व्यक्तित्व और व्यवहार में प्रकृति की ही तरह निरलता और उदारता दिखती है और यह सभी गुण, सभी विशेषताएं विष्णुदेव साय के व्यक्तित्व और व्यवहार में परिलक्षित होती है। हाँ, हमारे गांव में ही एक आश्रम शाला है, पहली से लेकर 5वीं तक, जिसमें आदिवासी बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, रहते भी हैं। आवासीय विद्यालय है, तो आज उनके साथ स्नेह भोज का कार्यक्रम है। लाखों करोड़ों व्यक्ति इस धरा पे आते हैं और गुमनाम चले जाते हैं। इनमें कभी कभी ऐसा व्यक्ति भी आता है जो अपना मनुष्य जन्म सार्थक बनाता है और साथ में लाखों करोड़ों लोगों का पथ प्रदर्शन करता है। तो कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से महान होकर नहीं आता। जन्म के बाद परिवार, समाज और देश के परिवेश से संस्कार ग्रहण करता हुआ अपने पुरुषार्थ, त्याग, सेवा और प्रेम जैसे उद्धांत गुणों से स्वयं को तराशता है। खदान से जब हीरा निकलता है तो वह काला होता है, लेकिन तराशने पर उसमें चमक पैदा होती है। जन्म से ना तो कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है। हर व्यक्ति स्वाध्याय और सत्संग से स्वयं को निखारता है और चारों ओर अपनी आभा बिखेरता है। मुखिया का अर्थ होता है मुख, भोजन मुख ग्रहण करता है और संपूर्ण शरीर का समान रूप से पोषण करता है। जो दीन दुखियों की पीड़ा को महसूस करता है, उसका हित चिंतन करता है, वह दीन बंधु हो जाता है, जननायक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी जाति, धर्म, पंथ से ऊपर होता है। उनके जीवन ध्येय केवल और केवल जनता जनार्दन की सेवा करना, पर सेवा और परमार्थ के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ऐसे ही व्यक्तित्व के अद्वितीय उदाहरण है। सीएम साय को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दी है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। मॉडल की मौत के मामले में खिलाड़ी का नाम मौत के मामले में सामने आ रहा है। मौत के मामले में आईपीएल खिलाड़ी का नाम सामने आ रहा है। आईपीएल प्लेयर अभिषेक शर्मा का आखिरी कॉल सामने आ रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं अभिषेक। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे देते हैं। मौत के मामले में आईपीएल खिलाड़ी का नाम आया सामने। आईपीएल प्लेयर अभिषेक शर्मा का आखिरी कॉल मॉडल के फोन पर मिला है, जिसके चलते मॉडल की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खिलाड़ी का नाम सामने आ रहा है। आईपीएल प्लेयर अभिषेक शर्मा का था आखिरी कॉल सनराइजर हैदराबाद की तरफ से। अभिषेक खेलते हैं। मॉडल की बीते दिनों मौत हो गई थी संदिग्ध हालत में, जिसके बाद एक खुलासा और अब मॉडल के फोन पर आखिरी कॉल आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी का सामने आया है।
मॉडल तान्या सिंह की खुदकुशी का मामला है दरअसल ये पूरा। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को पुलिस ने सम्मन भेजा है, पूछताछ के लिए बुला लिया है। सूरत पुलिस ने अभिषेक शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है और ये पूरा मामला जो है इसी पर पुलिस बेहद संजीदगी के साथ आगे बढ़ रही है और रोशनी डालना चाहती है। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को इसीलिए बुलाया है। तान्या शर्मा ने खुदकुशी की थी, जिसके चलते क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को पुलिस ने सम्मन भेजा और ज़्यादा पूछताछ करना चाहती है। सूरत पुलिस ने अभिषेक शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया है। आखिरी फ़ोन कॉल जो है तान्या सिंह के मोबाइल पर वो इन्हीं का देखने को मिला। अभिषेक शर्मा यानी जो आईपीएल के लिए क्रिकेट खेलते रहे हैं हैदराबाद सनराइजर्स की तरफ से, उनका कॉल आखिरी उनको रिसीव हुआ है। तो ऐसे में पुलिस ने इन्हें पूछताछ के लिए सम्मन किया है। सूरत पुलिस ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। बड़ी जानकारी दे रहे हैं पूरे मामले पर। मॉडल तान्या सिंह ने खुदकुशी कर ली थी, जिसको लेकर लगातार पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर क्या वजह रही। संदिग्ध हालत में ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि खुदकुशी करने की ज़रूरत पड़ी, और अब उससे लगातार सिलसिलेवार तरीके से एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस खूनी तक पहुंचना चाहती है। अगर ऐसा है तो क्या वजह रही, उस तक पहुंचना चाहती है कि क्या ये मर्डर है या ये सुसाइड है। इसकी तह तक जाने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है और उसी में पुलिस ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को सम्मन किया है। अगली खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से महंगाई का मुद्दा गरमाने लगा है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस प्रदेश महासचिव प्रीति शुक्ला ने कहा है कि देश में मोदी की सरकार में महंगाई से जनता त्रास्त हो चुकी है। यही जब विपक्ष में थे तो आए दिन प्रदर्शन किया करते थे, आधी कीमत पर पेट्रोल, दाल, अनाज उपलब्ध करवाने की बात किया करते थे, लेकिन आज स्थिति देखकर महंगाई से गृहिणियां त्रास्त हैं। वहीं हमारे नेता राहुल गांधी महिलाओं के सम्मान, हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी सरकार की विफल नीतियों के कारण महंगाई की मार झेल रही हमारी जो बहनें हैं, गृहिणियां, जो तमाम घर का बजट संभालती हैं, जिनके घर का बजट आज इस महंगाई के कारण पूरी तरह बिगड़ गया है। आज आलू प्याज की कीमत से लेकर के सरसों तेल, आज सरसों तेल 200 रुपये पार हो गया। मूंगफली का तेल 150 लीटर पर मिलता है। प्याज के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, टमाटर, ये सब तो एक तरफ। सिलेंडर का दाम देखें अगर हम, तो जब 450 का था तब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सड़कों पर आ जाया करती थी, सिलेंडरला नाम तक पड़ गया उनका। और आज जब सिलेंडर 1050 रुपये तक पहुंच गया है और इस महंगाई की मार हमारी बहनें झेल रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा के यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ का दौरा शुरू कर चुके हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान शाह कोंडागांव में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित भाजपा की क्लस्टर बैठक में भी शामिल होंगे। इसके बाद शाह जांजगीर चांपा जिले के हाई स्कूल मैदान में होने वाली जनसभा यानी आम सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री बिलासपुर में आयोजित प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी छत्तीसगढ़ दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी वरिष्ठ नेताओं का यहां आगमन होना लाजमी है। लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और इसी हलचल के बीच आज शाह का दौरा। पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के शुभकामना के लिए। और आज हमारा सौभाग्य है कि सभी बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी फोन करके आशीर्वाद दिए हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी भी दिए हैं, गृह मंत्री जी भी दिए हैं और सभी वरिष्ठ जन का आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से हमको ताकत मिलेगी और जो लक्ष्य अपना है उसको प्राप्त करने में मनोबल अपना।
बिलासपुर में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मामले में पार्टी नेताओं का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आयकर विभाग के सामने धरना प्रदर्शन करा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। व्यापार विहार के आयकर भवन के सामने भी बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने एकत्र होकर केंद्र सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में मोदी और शाह की तानाशाही चल रही है। लोकतंत्र तरीके से देश को चलाना अब शायद मोदी सरकार भूल ही चुकी है। इसीलिए सीधे चुनाव में टक्कर ना लेकर वो अलग अलग उपक्रमों का दुरुपयोग करती है, कांग्रेस को बांधने की कोशिश करती नजर आती है। देखिए, साफ तौर पर अकाउंट फ्रीज को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन है। कांग्रेस ने आयकर विभाग के सामने धरना दिया है, जिसमें लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये सरकार शायद भूल चुकी है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार और देश कैसे चलाया जाता है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के साजा से है, जहां पर विधायक ईश्वर साहू ने बिरनपुर मामले में एक बड़ा बयान दे दिया है। बिरनपुर घटना में सीबीआई जांच को लेकर कहा है कि पिछली सरकार की नीति ठीक नहीं थी, जिसके चलते चीजें नहीं हो पाई। जांच के मांग में पिछला सरकार से भी मांग रखे रहे हो, लेकिन पिछला सरकार के नीति ठीक नहीं रही थे तो जांच नहीं करे। अभी मैं सदन में ये बात रखे हूँ तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमला आश्वासन दी थे कि सीबीआई जांच कराई जाए। आज जाके मुला मुझ दिल संतुष्ट हो, आज दिल मुझ दिल शांति मिली। घटना बता कैसे कैसे एक बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है, आप पिता भी रहे, विधायक भी हैं, विधायक और पिता की हैसियत से आपने सदन के ऊपर ये मामला उठाया है। अब क्या इस पर रूप है आपका? हाँ, मैं पिता के साथ साथ पूरा क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूँ। ये तो मेरे को बात उठाने रही थे ताकि लोगों को मालूम पड़े। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।